साथियों नमस्कार। आज अपन दूसरी क्लास रहेगी। जो कल का टॉपिक था पंचायती राज के संबंध में टॉपिक था, आज उसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए दूसरी क्लास रहेगी, जिसमें पंचायती राज के कौन कौन से विषय होते हैं, कौन कौन से उनके आर्टिकल्स होते हैं, कितनी जनसंख्या पर सरपंच बनता है, प्रधान बनता है, जिला परिषद में प्रमुख बनता है, क्या क्या उसमें प्रावधान किए गए, उसके संबंध में क्लास रहेगी। बहुत ही शानदार ढंग से करवाई जाएगी, इसलिए वीडियो में बने रहिए। क्लास अच्छी लगे तो बिल्कुल ज़रूर क्लास को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। चलिए बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पंचायत के प्रमुख विषय। पंचायत के प्रमुख विषय 29 विषय। 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1992 में, उसके तहत पंचायत को 29 विषय दिए गए थे, जो कि 11वीं अनुसूची में जोड़ा गया है। पहला विषय कृषि और कृषि विस्तार। दूसरा विषय रहेगा भूमि विकास, भूमि सुधार, भूमि संगठन, शकबंदी, भूमि संरक्षण। तीसरा विषय रहेगा लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं नदियों के मध्य भू विकास। उसमें चौथा रहेगा पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय और कुक्कुट पालन। पांचवा रहेगा मत्स्य उद्योग। छठा रहेगा सामाजिक वानिकी एवं फार्म वानिकी। सातवां रहेगा लघु वन उत्पत्ति। आठवां लघु उद्योग एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। नौवां है खादी ग्रामोद्योग, कुटीर उद्योग। 10वां रहेगा ग्रामीण आवासन। 11वां है पेयजल। 12वां ईंधन और पशु चारा। 13वां सड़कें, पुल, तटों, जलमार्गों, अन्य संसार के जो साधन है। 14वां है ग्रामीण विद्युत, जिसमें विद्युत का वितरण सम्मिलित है। 15वां है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। 16वां रहेगा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम। 17वां है प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय सहित शिक्षा। 18वां रहेगा तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यावसायिक शिक्षा। 19वां रहेगा प्रौढ़ या वयस्क अनौपचारिक शिक्षा। 20वां रहेगा पुस्तकालय। 21वां रहेगा सांस्कृतिक कार्य। 22वां रहेगा बाजार और मेले। 23वां रहेगा स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य संबंधित जो उप स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे, स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रहेंगे, उसके संबंध में। 24वां रहेगा परिवार कल्याण। 25वां रहेगा महिला एवं बाल विकास आंगनवाड़ी केंद्र। 26 रहेगा सामाजिक कल्याण एवं जिसमें विकलांग मानसिक रोगी की समृद्धि हेतु सन्निहित। और 27वां रहेगा कमजोर वर्ग की समृद्धि, इसमें SC/ST जातियों के लिए। और 28वां रहेगा सामाजिक वितरण प्रणाली। और 29वां रहेगा सार्वजनिक संपत्ति की देख रेख की सुरक्षा। ये साथियों पंचायती राज जो लागू किया गया उसके संबंध में प्रमुख 29 विषय जोड़े गए। आगे ग्राम सभा क्या कहलाती है? ग्राम सभा क्या कहलाती है? तो ग्राम सभा किसी ग्राम की निर्वाचक नामावली में दर्ज नामों व्यक्तियों के समूह को कहते हैं। मतलब जो निर्वाचक नामावली है, उस निर्वाचक नामावली में जो दर्ज नामों की व्यक्तियों की समूह है, उसे अपन क्या कहेंगे? उसको ग्राम सभा कहेंगे। आगे प्रश्न बनता है कि ग्राम पंचायत से क्या आशय है? ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है। जो ग्राम पंचायत होती है वो ग्राम सभा की कार्यकारी संस्था होती है। उसके बाद में आगे का प्रश्न है कि ग्राम पंचायत के कार्यों का निरीक्षण या मूल्यांकन कौन करता है? तो ग्राम सभा के कार्य और उसका निरीक्षण का ग्राम सभा के कार्यों का निरीक्षण और मूल्यांकन करता है वो ग्राम सभा करती है। कौन करती है? ग्राम सभा करती है। आगे देखिए, आगे है ग्राम पंचायत अध्यक्ष ग्राम प्रधान के या सदस्यों का चुनाव करने में न्यूनतम आयु कितनी होती है? 21 वर्ष होना जरूरी है। ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करता है वो ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, वो उसका चुनाव करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा निचले स्तर पर लोकतंत्र का व्यवहारिक रूप दृष्टिगत है पंचायती राज व्यवस्था। क्या है? पंचायती राज व्यवस्था। आगे का प्रश्न है
कि पंचायत क्षेत्र एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है। मतलब पंचायत और जिला पंचायत है उनके अध्यक्ष होते हैं, उनका निर्वाचन कौन करता है। तो क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत समिति, जिला पंचायत के सदस्य जो, जैसे मान लो सरपंच का चुनाव होता है तो जो वार्ड मेंबर होते हैं, वार्ड मेंबर अपने में से ही उम्मीदवार का चयन करते हैं बहुमत के आधार पर। ऐसे कैसे पंचायत समिति में होता है, ऐसे कैसा जिला परिषद में भी होता है। अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए पंचायतों में किस अनुपात में स्थान आरक्षित किया गया है। उनकी जनसंख्या के अनुपात में। जो एससी और एसटी पंचायत में जो अनुपात है वो जनसंख्या के आधार पर किया गया है, आरक्षित किया गया है। मध्यवर्ती, आगे का प्रश्न है, मध्यवर्ती स्तर पर क्षेत्र पंचायतों का गठन किस राज्य में कितनी जनसंख्या कम होने पर गठित करने की आवश्यकता नहीं है। 20 लाख से कम। कितनी होनी चाहिए? 20 लाख से कम। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता पूर्व किन नगरों के लिए सर्वप्रथम नगर निगम स्थापित किया गया था। तो स्वतंत्रता से पूर्व 3 नगर निगम स्थापित किए गए, बम्बई, कोलकाता और मद्रास। आगे है 3 महानगरों मुंबई, कलकत्ता, मद्रास के लिए नगर निगम की स्थापना किस चार्टर एक्ट के तहत की गई थी। तो वो था 1793 का चार्टर एक्ट के तहत इन 3 महानगरों में नगर निगम की स्थापना की गई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आगे देखिए, पंचायतों की संरचना के संबंध में विधि बनाने की शक्ति किससे दी गई है। तो ये राज्य की जो विधानमंडल है उसके हाथों में उसकी शक्ति होती है, जो भी अमेंडमेंट करना है वो। पंचायतों का निर्वाचन किस विधि से कराया जाता है। प्रत्यक्ष विधि से। पंचायतों का जो निर्वाचन होता है वो प्रत्यक्ष विधि से उनका कराया जाता है। आगे का प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है। 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। आगे का प्रश्न है, किसी पंचायत सदस्य के निर्वाचन की क्या अयोग्यता हुई। अयोग्यता ये होगी कि 21 वर्ष से कम आयु नहीं होनी चाहिए, ये इसकी अयोग्यता होगी। विधानमंडल के द्वारा बनाएगी किसी विधि के अधीन अयोग्य होने पर। अगर विधानमंडल के अंदर कुछ एजुकेशन भी जोड़ा गया है, अगर एजुकेशन उसके पास नहीं है तो उसमें भी वो अयोग्य माना जाएगा। लेकिन न्यूनतम आपकी 21 वर्ष होनी जरूरी है। अब देखिए साथियों, वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग है, उसके संबंध में भी बताया गया है। तो देखिए, राज्य वित्त आयोग जो कि आर्टिकल 293 ज में उसका उल्लेख है। राज्य वित्त आयोग का गठन करने में कितने वर्ष के लिए गया है। 5 वर्ष के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्य वित्त आयोग अपनी सिफारिशें किससे देता है। जो राज्य वित्त आयोग होता है वो अपनी सिफारिशें राज्यपाल को देता है। आगे का प्रश्न है, राज्यपाल और राज्य वित्त आयोग की कार्रवाई विज्ञापन व सिफारिशें किसके समक्ष पेश करता है। वो करता है राज्य की विधान मंडल होगा, उस विधान मंडल के समक्ष अपनी सिफारिशें ज्ञापन पेश करता है। राज्य वित्त आयोग क्या क्या सिफारिश देता है। तो राज्य वित्त जो आयोग होता है मोटी मोटी सिफारिशें क्या देता है। तो देखिए, पंचायतों की वित्तीय स्थिति में सुधार के संबंध में देता है पहली। दूसरा है राज्य के द्वारा वसूले गए कर, शुल्क, पथकर, फीसों के राज्य और पंचायतों के बीच में वितरण के संबंध में सुझाव देता है, सिफारिशें करता है। आगे तीसरा है राज्य की संचित निधि से पंचायतों के लिए सहायता अनुदान के संबंध में भी सिफारिशें करता है। ये मोटे मोटे कार्य होता है, ये राज्य वित्त आयोग सिफारिश करता है। आगे का प्रश्न है, राज्य वित्त आयोग के सदस्यों की अयोग्यता और उनके चयन की रीति, आयोग की संरचना, नियम आदि का उपबंध कौन करता है। उस सब का जो उपबंध करता है, राज्य वित्त आयोग का उपबंध करता है, वो कौन करता है। राज्य का विधानमंडल होता है, वो राज्य वित्त आयोग का उपबंध करता है। आगे दिया गया है, राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अब आता है राज्य निर्वाचन आयोग। राज्य निर्वाचन आयोग में कौन कौन से आर्टिकल है, क्या इंपॉर्टेंस है, देखिए वो। राज्य निर्वाचन आयोग संविधान के किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 243 ट में 243 ट में
राज्य निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कौन करता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है? गवर्नर करता है। पंचायतों के निर्वाचन के संबंध में विधि बनाने का अधिकार किससे है? तो राज्य जो विधानमंडल होता है उसके पास विधि बनाने का अधिकार है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को किस रीति से पद से हटाया जा सकता है? तो उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश के हटाने की जो रीति है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा, इसी प्रक्रिया से राज्य के निर्वाचन आयुक्त को भी हटाया जाता है। सेम उच्च न्यायालय की जो न्यायाधीश को हटाया जाता है, इसी प्रक्रिया के तहत राज्य के निर्वाचन आयोग के जो आयुक्त होते हैं उसको हटाया जाता है। पंचायतों के चुनाव का निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार। राज्य निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार लगा दीजिए इसको। ये संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? संवैधानिक निकाय। ये उपबंध किस पंचायतों के चुनाव संबंधी विवाद के विषय पर न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करता है, किस अनुच्छेद में वर्णित है? मतलब कौन सा जो बंद है जिसमें पंचायतों के चुनाव के संबंधित विवाद के संबंधित में न्यायालय किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करता है। कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है ऐसा? तो ये आर्टिकल है 243 9 में लिखा हुआ है। आगे देखिए, जहाँ पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है, कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 243 ड में वर्णित है कौन कौन से जो राज्य है जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। तो पहला नागालैंड, दूसरा मेघालय, तीसरा मिजोरम। इन राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था बिल्कुल लागू नहीं है। भाग 9 की कोई बात अनुच्छेद 244 के खंड फर्स्ट और खंड 2 में वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातीय क्षेत्रों को लागू नहीं होगा। इन क्षेत्रों में ये लागू नहीं होगा। मणिपुर राज्य ऐसे पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पूर्व ही जिला परिषद विद्यमान है। पश्चिमी बंगाल राज्य के दार्जिलिंग क्षेत्र में पर्वतीय क्षेत्र जहाँ पूर्व से ही दार्जिलिंग गोरखा पर्वतीय परिषद विद्यमान है। पश्चिमी बंगाल और जो मणिपुर है उसमें पहले से जिला परिषद विद्यमान है। आगे का प्रश्न देखिए, एकमात्र राज्य जहाँ अल्पसंख्यकों के पंचायतों के आरक्षण का प्रावधान किया गया था वो राज्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ऐसे कौन से राज्य हैं जिन राज्यों में महिलाओं का आरक्षण 50% प्रावधान किया गया है? ऐसे कौन कौन से राज्य हैं? कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा भी गया है। मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। 4 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर महिला को 50% आरक्षण का प्रावधान किया गया पंचायती राज चुनाव में, इसमें MP, बिहार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। आगे का प्रश्न है, अनुच्छेद 243 ड के अनुसार पंचायत चुनाव कितने वर्ष की अवधि में कराए जाते हैं? 5 वर्ष की। आगे का प्रश्न है 243 ड कोष्टक 3 ग के अंतर्गत पंचायतों की भंग होने के कितनी मांग के अंदर निर्वाचन होना चाहिए? अगर मान लो कोई किसी क्षेत्र में चुनाव भंग हो जाते हैं या किसी सरपंच की मृत्यु हो जाती है या पद से छोड़ देता है तो कितने समय में चुनाव कराने का प्रावधान है? तो 6 माह के भीतर चुनाव करवाने आवश्यक है। किस अनुच्छेद के अधीन संसद को यह अधिकार प्रदत्त है कि वह विधि बनाकर पंचायत संबंधी विधान में वर्णित अनुसूचित एवं आदिवासी क्षेत्रों को लागू कर सकती है? तो इसका है अनुच्छेद 243 ड के भाग 4 ख में। आगे का प्रश्न है, वे कौन से राज्य हैं जहाँ एक स्तरीय पंचायत और केवल ग्राम पंचायतों को अपनाया गया है? एक स्तरीय मतलब वहाँ पर त्रिस्तरीय व्यवस्था नहीं है। एक स्तरीय वाले कौन कौन से राज्य हैं? जिसमें केरल, जम्मू कश्मीर, त्रिपुरा, मणिपुर और सिक्किम। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, स्टार लगा दीजिए इसको। आगे का है, अब आगे का आता है पैसा, जो कि 1990 में बना था। इसका मतलब क्या है? इसकी फुल फॉर्म है अनुसूचित क्षेत्र विस्तार अधिनियम 1990
इसको कहते हैं पेशा। क्या क्या उसमें प्रावधान बनाए गए? पहला प्रावधान था उसका सामाजिक आर्थिक विकास के कार्यक्रम एवं परियोजना को लागू करने से पूर्व ग्राम पंचायत सभा की स्वीकृति लेनी होगी। जो भी आपके विकास के संबंधित आर्थिक विकास के संबंधित जो भी परियोजना या लागू कर रहे कार्य, उससे पहले ग्राम सभा की परमिशन लेनी होगी। दूसरा है ग्राम सभा की सिफारिश के बाद में अनुसूचित क्षेत्र में खनन आदि की लाइसेंस प्राप्त होंगे। जो भी खनन संबंधी जो भी लाइसेंस है वो भी प्राप्त होंगे। आगे सभी ग्राम सभा को अपने परंपराओं और संस्कृतियों, सामुदायिक संस्थानों और झगड़ों आदि को सुलझाने की रक्षा करने का भी उसके पास अधिकार होगा। ये पेशा 1996 के अंतर्गत अधिनियम में प्रावधान किए गए। आगे का प्रश्न है ऐसे राज्य जहाँ एक स्तरीय जनजाति परिषद है किंतु वहाँ पर पंचायतों का गठन नहीं किया गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मेघालय, मिजोरम और नागालैंड, वहाँ पर एक स्तरीय जनजाति परिषद है लेकिन जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका गठन नहीं किया गया। आगे का प्रश्न है गोवा की त्रिस्तरीय पंचायतों का क्या क्या नाम है? गोवा में त्रिस्तरीय व्यवस्था है, पंचायती राज है, लेकिन उसमें नाम अलग अलग है, जैसे ग्राम पंचायत, तालुका समिति और जिला परिषद। जैसे अपन कहते हैं पंचायत समिति, वहाँ कहते हैं तालुका परिषद। आगे का प्रश्न है द्विस्तरीय पंचायतों का प्रावधान किन किन राज्यों में है? 2 स्तर वाली व्यवस्था है वो किन किन राज्यों में? तो असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और हरियाणा में। इन क्षेत्रों में द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। तो पंचायती राज व्यवस्था भारत में कई प्रकार की है। एक ऐसी है, एक जनजातीय है लेकिन वह पंचायती राज नहीं है। दूसरी द्विस्तरीय है, कहीं त्रिस्तरीय है, कहीं एक स्तरीय है। तो ऐसे प्रश्न कई एग्जामों में पूछे भी जाते हैं कि एक स्तरीय कहाँ पर है, द्विस्तरीय कहाँ पर है, पंचायती व्यवस्था नहीं है, जनजाति परिषद है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं, कई बार प्रश्न पूछे भी गए। तो साथियों उसको बिल्कुल ध्यानपूर्वक वीडियो को देखें और वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों को सभी को वीडियो शेयर करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। आगे का प्रश्न देखिए स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा गया जा सकता है? मतलब स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में किसे रखा जा सकता है? तो एक है जन स्वास्थ्य व्यवस्था का प्रबंध, जन उपयोगी स्वास्थ्य सेवाएं आदि। आगे का प्रश्न है भाग 9 के तहत पंचायत को कितने अनुच्छेद जोड़े गए थे? भाग 9 के तहत में पंचायतों के 16 अनुच्छेद जोड़े गए थे। आगे का प्रश्न है संविधान के किस सूची में पंचायती राज व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? राज्य सूची में। आगे का प्रश्न है पंचायत का समय पूर्व विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? राज्य सरकार होगी वो समय से पूर्व पंचायतों का विघटन भी कर सकती है। ये राज्य सरकार के पास पावर है, न कि केंद्र के पास। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति किस रूप में कार्य करती है? ब्लॉक स्तर जो पंचायत समिति है वो प्रशासनिक प्राधिकारी के रूप में कार्य करती है। ब्लॉक स्तर पर जैसे बीडीओ बैठता है और पंचायत स्तर पर होता है वीडीओ, जिसको कहते हैं ग्राम विकास अधिकारी। और जो जिला परिषद होगा वहाँ पर सीओ की पोस्ट रहेगी। आगे का प्रश्न देखिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत कौन कौन से लाभ प्राप्त हो सकता है? किसी भी परिवार को वयस्क सदस्य, किसी भी परिवार का जो वयस्क सदस्य है उसको नरेगा के तहत वो पात्र हो सकता है। आगे का प्रश्न है सामुदायिक विकास का पहला प्राथमिक कार्यक्रम कौन सा था? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है राष्ट्रीय प्रसार सेवा NES, ये पहला सामुदायिक विकास का कार्यक्रम था। आगे का प्रश्न है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का आयोजन, बनाने, संपादन करने और क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? ये होती है ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी होती है। सर्वप्रथम पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में प्रस्तुत किया गया था? किसने किया था? तो राजीव गांधी के टाइम पंचायतों के संबंधित संवैधानिक दर्जा देने के लिए 64वां संविधान संशोधन 1989 में पेश किया, लेकिन उस संशोधन को पारित नहीं हुआ। बाद में PV नरसिंह राव के समय 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन लाया गया 1992 में। और 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज के संबंध में
और 74वां जो संविधान संशोधन है वो नगर पालिका के संबंध में है। आगे देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है कि किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा पंचायतों के निर्वाचन के संबंधित सभी विषयों के संबंध में उपबंध कर सकता है? तो अनुच्छेद 243 भाग 4 में वर्णित है। आगे का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं की महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की कितनी संख्या है? तो कुल स्थानों के 1/3 भाग ये उत्तर प्रदेश में। आगे का प्रश्न है, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न रहेगा, स्थानीय स्वशासन की सर्वोत्तम व्याख्या की जा सकती है? एक प्रयोग है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। साथियों, आज की क्लास में इतना ही, बहुत ही शानदार ढंग से कराया गया है। और अधिक से अधिक वीडियो अपने दोस्तों को शेयर करें। अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।